अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ रीडिंग अपनी, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देगी। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटर्स ओपिनियन डिस्क्लोजर्स से। ठीक है, ऑडिटर्स को के ओपिनियन में एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं जो कि बताते हैं कि मटेरियल लॉस क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। क्योंकि देखो, ऑडिट ओपिनियन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं होता। ऑडिट ओपिनियन में और भी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, बट ये भी मेंशन करनी ज़रूरी होती है। ये जो मटेरियल लॉस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये वो होता है जो कि अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं फ्यूचर में, जो कि हमारी गोइंग कंसर्न की असम्पशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे कि कंपनी की जो गोइंग कंसर्न है, मतलब फ्यूचर में जो एग्जिस्टेंस है, वो ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऑडिटर को इसके बारे में भी ओपिनियन देना ज़रूरी होता है। जैसे इसमें ऑडिटर के ओपिनियन में मेंशन हो सकता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट वैल्यू, कि एसेट्स की वैल्यू कैसे करी गई है, क्या अजम्पशंस ली गई हैं। क्योंकि देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो हो सकता है, बट कई बारी आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं जो कि सब्जेक्टिव होती हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होती हैं, ना कि रूल बेस्ड। यूएस गैप तो बहुत रूल बेस्ड अकाउंटिंग मेजर यूज करते हैं, बट जो आईएफआरएस होते हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं और इनको प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोला जा सकता है। काफ़ी लिटिगेशंस भी होती हैं फ्यूचर में कंपनी में, जो कि ऑडिट ओपिनियन में मेंशन करनी ज़रूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स की। इंटरनल कंट्रोल्स ये होते हैं कि मैनेजमेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ को है वो ढंग से मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्योंकि कई बारी होता है कि इंटरनली इतने फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल कंपनी का अच्छा नहीं होता। तो उससे क्या होता है, जो ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है, और जो उनका भरोसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, रिलायबिलिटी वो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो भी उठ जाता है, जिससे कि वो घटिया ओपिनियन देने लग जाते हैं, जैसे एडवर्स, अनक्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये नहीं कहता कि ये फेयरली स्टेटेड है और हम इस पर रिलाय कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं रखता तो उससे क्या होता है, ऑडिटर ऑडिट से भी हट सकता है, अपने आप को हटा सकता है, क्योंकि उसको जो डेटा मिलता है बैड इंटरनल कंट्रोल्स में वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड होता है टूवर्ड्स कंपनीज मैनेजमेंट। हो सकता है कि वो कुछ एसेट्स को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए उन्होंने अकाउंटिंग ही ऐसे तरीके से करी कि ऑडिटर को पता ना चले। सत्यम के केस में भी यही हुआ था। उन्होंने जो फिक्स डिपॉजिट से थे जो कंपनी के एसेट्स को ओवर रिपोर्ट किया गया था, इसलिए कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी में आई थी। और सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल का सत्यम ही हो सकता है, क्योंकि सत्यम में जो फ्रॉड हुआ था वो बेकार इंटरनल कंट्रोल की वजह से ही हुआ था। और यूएस में ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, कि क्या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स ओके हैं, क्या हम इन पे रिलाई कर सकते हैं, और क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं बेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, क्या वो फेयरली स्टेट करती हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो और ओपिनियन हमेशा, जो इंटरनल कंट्रोल का ओपिनियन होता है वो सेपरेटली भी एक ऑडिटर डिस्कस कर सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है की ऑडिट मैटर्स और दूसरा होता है क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स। इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंपनी को मेंशन करनी पड़ती हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को पता चले कि कंपनी में चल क्या रहा है। ऑडिट रिपोर्ट से एनालिस्ट को ये पता चलता है कि कंपनी में जो मेजर चीज़ें हैं जो थोड़ी सब्जेक्टिव हैं, उससे एक इन्वेस्टर का डिसीजन कैसे बदल सकता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अकाउंटिंग चॉइसेस,
जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड हो सकती हैं। इसमें अकाउंटिंग चॉइसेस वो भी लिखते हैं जो कि काफ़ी सब्जेक्टिव होती हैं। कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही आती है, और ऑडिटर ने कोई डिसीजन लिया है जिससे कि मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी काफ़ी सोर्स होते हैं ऑडिटर के पास कि वो पता चला सके कि कंपनी में फाइनेंशियली और मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं। जैसे कि क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट से भी पता चल सकता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, फुटनोट से भी पता चल सकता है, एसईसी फाइलिंग के थ्रू भी पता चल सकता है, और एडगर रिपोर्ट से भी पता चल सकता है कंपनी के बारे में। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती जिससे कि कंपनी के बारे में हम इंफो निकाल सकते हैं, ये एसईसी फाइलिंग के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है। तो फॉर्म 8K होता है जो कि एसईसी में फाइल किया जाता है जब कंपनी कोई बड़ा एक्विजिशन करती है, कभी भी कोई डिस्पोज ऑफ एसेट करती है, तो वो 8K में आते हैं। 10K में एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं और 10Q में क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं। बेसिकली अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू एसईसी फाइलिंग लेता है कंपनी से, जिससे कि मेजर इवेंट्स एक अच्छी फॉर्म पे रिकॉर्ड हो सके एसईसी के पास, जिससे कि इन्वेस्टर्स को कभी भी कंपनी में डाउट आए तो वो ये फॉर्म्स खोल के चेक कर सकता है कि कंपनी ने कैसे चीज़ें अपनी रिपोर्ट करी हैं और इससे मेरे डिसीजन पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। अब बात प्रॉक्सी स्टेटमेंट की करते हैं। प्रॉक्सी स्टेटमेंट जब भी कोई शेयर होल्डर्स से वोट मांगती है कंपनी कोई डिसीजन लेने के लिए, तो उसको प्रॉक्सी स्टेटमेंट कहते हैं। ये प्रॉक्सी स्टेटमेंट हमेशा एसईसी के साथ फाइल करनी ज़रूरी होती है। एसईसी जैसे इंडिया में सेबी होता है जो स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करता है, यूएस में एसईसी होता है, और प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स हमेशा एडगर में अवेलेबल होती है। एडगर वेबसाइट है एसईसी की जहाँ पे कंपनीज वेरियस फॉर्म्स अपलोड करती है जो कि एसईसी के रेगुलेशंस में इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक बड़े स्टेप के लिए एक फॉर्म होता है जो कि कंपल्सरी होता है कंपनी पे। अगर कंपनीज ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती तो काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशंस भी हो सकती हैं और एसईसी कंपनीज को डीलिस्ट भी कर सकता है। तो प्रॉक्सी स्टेटमेंट काफ़ी अलग तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स में बोर्ड मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं, मैनेजमेंट क्वालिफिकेशंस के बारे में बता सकते हैं, और इशूएंस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस बता सकते हैं। ये प्रॉक्सी स्टेटमेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है ये चीज़ें। और कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज की बातें करते हैं। ये जो कॉर्पोरेट प्रेस रिलीजेस होती हैं मैनेजमेंट बनाता है, और इसमें पब्लिक रिलेशन और सेल्स मटेरियल कंपनी का होता है, जिससे कि कंपनी पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करती है और अपने आप को सेल करने की कोशिश करती है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट ये जितना भी मटेरियल होता है कॉर्पोरेट प्रेस रिलीजेस में, वो काफ़ी रिव्यूड नहीं होता, मतलब ऑडिटेड नहीं होता। उसमें काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है, और उसमें जो डेटा दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो बाइस्ड हो सकती है क्योंकि कोई ऑडिटर उसको चेक नहीं करता। बेसिकली इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट प्रेस रिलीजेस करती है, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको कंपनी की वेबसाइट से मिल सकती है। एनालिस्ट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू नहीं करता, एनालिस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू करता है जब भी वो एक स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन देता है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट फैक्टर भी इफेक्ट कर सकता है एक स्टॉक को, एक इकोनॉमिक फैक्टर भी कर सकता है, और पीयर्स की कोई न्यूज़ है वो भी एक स्टॉक को मूव कर सकती है। तो एनालिस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी स्टडी करता है, जिससे कि वो कंपनी के बारे में पता कर सके कि कंपनी क्या इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी कर सकेगी कि नहीं, और कंपनी की इंडस्ट्री को भी काफ़ी पड़ता है, और कंपनी में जो कंपनी के पीयर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसको भी स्टडी करता है जब भी वो एक रिकमेंडेशंस देता है स्टॉक के बारे में। क्योंकि अगर पीयर्स को नहीं स्टडी करेगा तो ये नहीं पता चलेगा कि क्या वो स्टॉक अच्छा है कि क्या
वो बुरा है, क्योंकि अगर पीयर्स अच्छा कर रहे हैं और ये कंपनी बुरा कर रही है तो इससे पता चलता है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेकार है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक कंडीशंस की, कंपनी इंडस्ट्री की, पीयर्स की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है ट्रेड जर्नल से, स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग सर्विसेज से और गवर्नमेंट एजेंसीज से। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क में के बारे में। ये बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं जो कि ऑर्डरली मैनर में फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। पहला फ्रेमवर्क का जो स्टेप है वो है स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड कंटेक्स्ट। तो हम इसमें क्वेश्चन लिखते हैं जो कि एनालिस्ट कोशिश करता है पूछने की कंपनीज के बारे में। इसमें ये भी मेंशन होता है कि किस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी जानी चाहिए टू इन्वेस्टर्स। इसमें कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंपनी के पास और कितना टाइम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, ये भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। दूसरा पार्ट है गैदर डेटा का। गैदर डेटा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्वायर करी जाती हैं और इंडस्ट्री डेटा लिया जाता है। इसमें मैनेजमेंट के और कस्टमर्स के क्वेश्चंस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है और इसमें कंपनी की वेबसाइट भी विजिट हो सकती है। तीसरा है प्रोसेस द डेटा। इसमें क्या है, एडजस्टमेंट करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी भी बनाई जाती है उसमें एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है कि एक एनालिस्ट उसको कंपेयर कर सके अदर कंपनी से जो कि उसी इंडस्ट्री में चल रही हैं। तो हम प्रोसेस द डेटा में रेशियोज भी कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं और कॉमन साइज बैलेंस शीट्स भी बनाते हैं। और चौथा है एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। इसमें हम डेटा को यूज़ करके काफ़ी आंसर्स देने की कोशिश करते हैं और कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन के साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाली होती है। जो फिफ्थ है उसमें रिपोर्ट करते हैं हम कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन के बारे में। इसमें रिपोर्ट भी बनाई जाती है, ऑडियंस जिसको हमें रिपोर्ट करना है उससे कम्युनिकेट भी किया जाता है और इसमें ये भी बताया जाता है कि क्या हमारी जो रिपोर्ट है वो स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड भी है कि नहीं, क्योंकि अगर रिपोर्ट स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट करने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और लास्ट जो है इसमें कि हम अपडेट करेंगे एनालिसिस को। इसमें स्टेप्स मेंशन करे जाते हैं जो कि रिपीटली पीरियोडिकली करे जाते हैं और इसमें कंक्लूजन्स भी चेंज करी जा सकती हैं जब हमें लगे कि ये कंक्लूजन्स जो दी गई हैं वो सही नहीं है।